हेलो जी स्टूडेंट्स, तो मैं SKPD आज लेकर आए हैं आपका चैप्टर 3.1 का सलूशन। हम आशा करता हूं कि आप लोग पहला वीडियो और दूसरा वीडियो बहुत बेहतर ढंग से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले वीडियो को पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना थ्योरी एक लाइन चल नहीं सकते हम मैथ में। लोग कहते हैं कि मैथ में थ्योरी नहीं होता है। देखिए और मेरे से पढ़िए और समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैथ में कितना थ्योरी है। विदाउट थ्योरी कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको रूल को जानना बहुत जरूरी है। विदाउट रूल आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सेम इसी तरह से मैथ में विदाउट थ्योरी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रोज हजारों क्वेश्चन पैदा होते हैं, लेकिन थ्योरम सबका सेम रहता है। 2024 में पैटर्न भी बदलेगा, फिर भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बस अगर आपका टॉपिक नहीं बदला तो फिर थ्योरी वही पढ़ना है, केवल क्वेश्चन बदल जाएगा। तो आइए 3.1 हमने कहा था कि बहुत लोग जो है बच्चे वो क्वेश्चन को बना चुके हैं, तो अपना मिलाइए। जो नहीं बनाए हैं छपुआ, वो अपना छापना का चालू कीजिए। ध्यान दीजिएगा, छापने से काम चलने वाला नहीं है। आप क्वेश्चन को जितना ही बनाइएगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस बात पर हम ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यह एक अभिव्यक्ति दिया गया है। अभिव्यक्ति के बारे में पूछ रहा है कि अभिव्यक्ति के कोटि बताए, यानी ऑर्डर बताएं। तो हमने सिखाया था कि अभिव्यक्ति के कोटि निकालने के लिए क्या करेंगे, पंक्ति की संख्या यहाँ पर है आपके पास R1, यह है R2 और यह है R3, और यह है स्तंभ की संख्या C1, C2 और यह C3 और यह C4। तो पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या कर दिया जाए तो उस अभिव्यक्ति का कोटि ज्ञात हो जाएगा। तो कई गो पंक्ति है, 1 2 3 और 1 2 3 4। तो 3 गुना 4 यह आपकी कोटि हो जाएगा। 3 गुना 4 यानी 3 × 4 ऑर्डर का यह अभिव्यक्ति है। अवयवों की संख्या कहे या इसको कह सकते हैं सदस्यों की संख्या। तो अवयव और सदस्य दोनों सेम चीजें होते हैं। हमने सिखाया था अवयव के कोटि का गुणनफल, तो चरतियाँ ही 12 यानी कि 12 इसमें सदस्य होंगे, 12 इसमें सदस्य आपके काम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सदस्य काम करेंगे। अब इसमें कह रहा है आपसे कि बताइए कि अवयव की स्थिति बताइए कि अवयव की स्थिति जो होगी वो क्या होगी। तो A13, ध्यान समझिएगा, A13 1 3 चाहिए हमें। तो A13 कैसे निकालेंगे, तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। इसलिए पहले वीडियो को देखिए, यह आपका पहला पंक्ति है फर्स्ट रो और तीसरा का स्तंभ है, ये तीसरा का स्तंभ। कौन फंसा, 19। तो 19 फंसा तो यहाँ 19 लिख देंगे। अगर सही फंसाने नहीं आया तो फिर आपका नंबर फंस जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि एकदम बेहतर ढंग से आपको सीखना है। कौन इसमें आ रहा है उसी को लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा, 21 कहता है कि दूसर का पंक्ति और पहिल का स्तंभ को फंसा दिया जाए। तो दूसर का पंक्ति और पहला स्तंभ को फंसाएं, उसमें कौन आपका आया, 35 आया। तो ये 21 का जो वैल्यू होगा वो आपका 35 होगा। अब निकालेंगे कितना, A33 का मतलब है तीसरा का पंक्ति और तीसरा का स्तंभ। तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरा पंक्ति यह है और तीसरा स्तंभ यह है। इसमें आपका फंस गया कौन सा, 5/2। तो ये वैल्यू होगा 5/2 A33 का। अब निकालेंगे A24 यह कहता है कि दूसरा का पंक्ति चौथा स्तंभ। दूसरा का पंक्ति और चौथा स्तंभ में कौन काम कर रहा है, 12। इसका वैल्यू जो है वो 12 हो जाएगा। अब निकालेंगे A23 का मतलब यह है कि दूसरा का पंक्ति और तीसरा का स्तंभ। तो दूसरा का पंक्ति आपके पास यह है और तीसरा का स्तंभ 23। दूसरा का पंक्ति तीसरा का स्तंभ। तो फिर यहाँ पर 33 गलती हुआ है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। 33 आपका गलती हुआ है। 33 में कह रहा है तीसरा का पंक्ति तीसरा का स्तंभ, तीसरा का पंक्ति यह काम न करेगा, पहला दूसरा तीसरा। भकलोल कोनो छापियो ले लिया, अरे भकलोल ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहला दूसरा तीसरा, तीसरा का पंक्ति और कौन सा, तीसरा का स्तंभ। इसमें कौन आया, -5 आया है। यहाँ का वैल्यू जो होगा वो -5 होगा। चलिए A23 में जो है वह कह रहा है कि दूसरा का पंक्ति और तीसरा का स्तंभ तो 5/2 काम करेगा, 5/2 काम करेगा। आइए फिर से एक बार समझ लीजिए। A13 कह रहा है पहिल का पंक्ति तीसरा का स्तंभ, यानी कि आपका पहिल का पंक्ति होना चाहिए, पहला पंक्ति होना चाहिए और तीसरा स्तंभ होना चाहिए जिसमें 19 आया है। क्लियर हो। चलिए अब कह रहा है कि A21 कह रहा है कि दूसरा का पंक्ति होना चाहिए और पहिल का स्तंभ होना चाहिए जिसमें 35 आया, 35 आ गया। क्लियर हो। अब कह रहा है कि A33, तो तीसरा का ना पंक्ति चाहिए। छपुआ ध्यान से समझेगा बा,
तीसरका पंक्ति होना चाहिए और कौन सा स्तंभ होना चाहिए, तीसरका स्तंभ होना चाहिए, जिसमें आ रहा है कौन सा -5, पहले का स्तंभ, दूसर का स्तंभ, तीसर का स्तंभ, तो -5 आ गया यहाँ पर। अब क्या कह रहा है कि 23, तो दूसर का पंक्ति होना चाहिए और तीसर का स्तंभ होना चाहिए, तो आ रहा है 5/2। हम लोग यहाँ क्लियर हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। करे यदि किसी अवयव में 24, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, अवयव मतलब सदस्य, तो उससे कितनी कोटियां संभव है। यदि किसी अवयव में 13 अवयव है तो उसकी कोटि कितने संभव है। जब किसी अवयव में 24 गो सदस्य हैं तो कितना कोटि में उसको तोड़ सकते हैं। अवयव में 13 गो सदस्य तो कितना कोटि में तोड़ सकते हैं। अवयव में 18 गो सदस्य तो कितना कोटि में तोड़ सकते हैं। और अवयव में अगर 5 गो सदस्य है तो कितना कोटि में तोड़ सकते हैं। तो कोटि क्या कहता है, कोटि यही कहता है पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या। सदस्य क्या कहता है, कोटि का गुणनफल। तो कोटि का गुणनफल अगर आपको दे दिया गया हो तो उसको गुणनफल में हम तोड़ सकते हैं आराम से। तो ध्यान दीजिएगा, किसी अवयव में 24 गो सदस्य हैं, तो किसी अवयव में आपके पास 24 को सदस्य है और उसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ा जाएगा। तो 24 को सदस्य को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो समझिए कैसे तोड़ेंगे हम 24 को सदस्य को। ए बराबर दिया हुआ है 24 को सदस्य कह रहा है, टोटल संख्या 24 है और यहाँ आता है m गुना n। कोटि का गुणनफल ही सदस्यों की संख्या के बारे में बताता है। तो सदस्यों की संख्या दिया है तो कोटि का गुणनफल निकाल दें। तो 24 को तोड़ दे सकते हैं हम लोग 1 गुना 24 या 24 गुना 1, 2 गुना 12, 12 गुना 2, 3 गुना 8, 8 गुना 3 या 4 गुना 6 या 6 गुना 4। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 वो आपके पास कोटियाँ संभव है। तो कुल इसकी कोटि जो होगी, कुल कोटि, तो कुल कोटि की संख्या जो होगी वो कितना होगा, वो 8 होगा। यानी इसकी कुल 8 कोटियाँ जो है वो आपकी संभव है। क्लियर हो यहाँ तक। अब आजिए, दिया था कि अवयव में 13 गो सदस्य हैं, तो 13 को भी कैसे तोड़िएगा। तो 1 गुना 13 और 13 गुना 1, तो सर दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। 1 गुना 13 का मतलब है 1 गो पंक्ति 13 गो स्तंभ। 13 गुना 1 का मतलब है 13 गो पंक्ति और 1 गो स्तंभ। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पर 2 इस तरह से कोटियाँ होंगी। उसी तरह से कह रहा है आगे क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि 18 को सदस्य हैं तो तोड़ दीजिए। 1 गुना 18, 18 गुना 1, 2 गुना 9, 9 गुना 2, 3 गुना 6, 6 गुना 3, ना इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। उसी तरह से कह रहा है कि 5 को सदस्य है तो 1 गुना 5, 5 गुना 1। एकदम क्लियर झकास। कमेंट करते चलिएगा लोग, तब आपको लगेगा कि हाँ हमें भी लगेगा हाँ जो समझाए आप एकदम क्लियर समझ पा रहे हैं। ना कमेंट करिएगा तो का हम पढ़ावता नहीं तो गुम लेखा सुनो चल जा, तो कोनो फायदा नहीं है। चलिए अब आइए 4 नंबर और 5 नंबर। कह रहा है कि अवयव की रचना करें। किस अवयव की रचना करना है, 2 गुना 2 कोटि की अवयव की रचना करना है। अवयव के सदस्यों की संख्या इस तरह से दे रहा है कि सदस्य कैसे काम कर रहा है। i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, जैसे हमने 4 बताएंगे सेम तरीका से 5 बनेगा। यहाँ 3 गुना 4 है, मतलब 3 गो पंक्ति और 4 गो स्तंभ चाहिए। 3 गुना 4 में 3 गो पंक्ति 4 गो स्तंभ चाहिए और 2 गुना 2 में 2 गो पंक्ति या 2 गो स्तंभ चाहिए। बीजुओ नंबर 1 में अवयव के रचना में, अवयव के प्रकार में, अवयव के तरीका में हमने सब सिखा दिया है ये कैसे काम करता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 2 कोटि का एक अवयव की हमें रचना करना है। वह कोटि जो है वह 2 गुना 2 होना चाहिए। ए आई जे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2, ये इसकी सदस्य काम कर रही है। आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2, ये इसकी सदस्य काम कर रही है। तो ए बराबर आपके पास 2 गुना 2 कोटि का है। ए आई जे किस कोटि का है, 2 गुना 2 कोटि का है। तो ए बराबर 2 गुना 2 कोटि का कैसे लिखेंगे हम, तो ऐसे लिखेंगे ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22। यह 2 गुना 2 कोटि का अवयव है। देखिए ध्यान समझिएगा, यह है आपका R1, यह है आपका R2, यह है आपका C1, यह है आपका C2। 2 गुना 2 कोटि यानी 2 गो पंक्ति है और 2 गो इसमें स्तंभ है। अब कह रहा है कि इसका सदस्य जो है वो कैसे काम कर रहा है। तो सदस्य काम कर रहा है ए आई जे, ए आई जे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अब बटा में 2। सदस्य काम कर रहा है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अब बटा में 2। इस तरह से इसका सदस्य जो है वो काम कर रहा है। तब समझा जाए इस तरह से काम कर रहा है। तो हर क्वेश्चन में सदस्य ऐसे काम करेगा, अलग अलग तरीकों से सदस्य काम करेगा। कोटियाँ अलग अलग हो सकती है। यहाँ काम कर रहा है आई बटा में जे, यहाँ काम कर रहा है आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है,
तो हर क्वेश्चन में कोटि और सदस्य की स्थिति अलग अलग हो सकती है, बस ये ध्यान रखना है। एक हम बता देंगे तो सारे के सारा आप लोगों से यह बन जाएगा। तो यह अवयव की रचना करना है। 2 गुना 2 कोटि का तो 2 गो पंक्ति या 2 गो स्तंभ। अगर 4 गुना 3 कोटि का रहता तो 4 गो पंक्ति या 3 गो स्तंभ में पहले हम लिख लेते हैं। सही है सबको यहाँ तक? तो अब आइए आई जे A11 की आपको बताना है कि A11 क्या होगा। A11 इसका वैल्यू है आई, इसका वैल्यू है जे। तो अब ध्यान दीजिएगा, आई 1 और जे 1 का होल स्क्वायर बटा में 2, 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4 बटा में 2, घटा देंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। A12 का मतलब यह है कि 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, यानी 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा में 2। A21 का मतलब यह है कि 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा में 2, यानी कि 9 बटा में आपका 2 आ जाएगा। A22 का मतलब यह है कि 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, 2 का 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 बटा में 2, कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं बहुत बेहतर ढंग से कि जैसे यह आई का था, यह जे का था, तो जहाँ आई है वहाँ आई भरब और जहाँ जे बाबूजी जे भरब। चलिए अब इस अवयव का रचना करना था तो हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू A11 का मान जो है वह 2 आया है, और A12 का मान जो है वह 9 बटा 2 आया है, और A21 का मान भी 9 बटा 2 आया है, और A22 का मान आपका 8 आया है। 2 गुना 2 कोटि का यह अवयव का रचना हुआ। 2 गुना 2 कोटि के यह अवयव की रचना भइल। कोई समस्या यहाँ तक एकदम झकास बिंदास गर्दा है तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर बहुत बेहतर है। कहीं भी अगर 1% लगता है कि मेरे में डाउट है तो आप कहिए कि सर इसको और थोड़ा बेहतर बनाया जा सके, कि जितना हमसे हो पाता है उतना हम बेहतर करते हैं। हमें नहीं लगता है कि कहीं भी कोई भी डाउट की जरूरत पड़ता होगा आपको। 10 साल से हम पढ़ाते आ रहे हैं तो इतना तो अनुभव हो चुका है बच्चों के साथ मिलकर कि किस तरह से बच्चों को डील किया जाए कि वो समझ पाए। और इसमें भी अगर मेरे में कमी है तो आप बेहिचक हमसे कहिए कि ना सर थोड़ा सा और सुधार करने की जरूरत है, ताकि हम आपसे प्रेरित हो सके और आपको समझाने की कोशिश करें। ऐसे हम अपने आप से इतना समझा देते हैं कि कहीं आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत ना पड़ेगी, यह मेरा वादा है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ एक आपको दिक्कत होगा कि 3 गुना 4 कोटि का अवयव का रचना करें। ये तो समझ गए कि हाँ सर मॉड्यूलस लगा हुआ है तो माइनस में कोई ना होगा, सब प्लस में काम करेगा। यह है 2i और j का। तो अब आइए 3 गुना 4 कोटि का पहले हम रचना करके आपको दिखा देते हैं। ना पहले ही कहा है ना कि आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत ना पड़ेगा, जहां अगर हमको लगता है कि 1% भी बताना हो वह 100% आपको क्लियर कर देते हैं। तो अवयव की रचना करना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको aij 3 गुना 4 लिखने में समस्या होगा। 3 गुना 4 तो ध्यान दीजिएगा, जिसको 3 गुना 4 लिखने में समस्या होगा, 3 गुना 4 जिसको लिखने में समस्या होगा, ध्यान दीजिएगा a बराबर 3 गो पंक्ति और 4 गो स्तंभ। तो पहले से लाइन डाल सकते हैं R1 R2 R3, और यहाँ C1 C2 C3 C4, 3 गो पंक्ति और 4 गो स्तंभ। अब देखिए 11 12 13 14, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ, 21 22 23 24, यहाँ 31 32 33 और 34, 3 पंक्ति 4 स्तंभ, और ये कोटि काम कर देगा 3 गुना 4। अब एक उस 10 के बारे में आपको बता देते हैं। aij 1 बटा 2 3 माइनस 3i प्लस जे, मॉडुलस लगा हुआ है माइनस 3i प्लस जे। aij 1 बटा 2 माइनस 3i प्लस जे, ये काम कर रहा है। किसी एक को हम उठाकर बता देते हैं। चले आइए A14 का स्थिति बता देते हैं। तो A14 का मतलब यह है कि पहिलका पंक्ति और चौथा स्तंभ, यानी आई के जगह पर 1 लिखब और जे के जगह पर 4 लिखब। तब ध्यान दीजिएगा 1 बटा में 2 माइनस 3 गुना 1 और प्लस कितना 4। तो 1 बटा में 2 यहाँ माइनस 3 और प्लस 4 बराबर 1 बचेगा, और माइनस 1 बचता न तो दोनों तरफ खड़ी पाई है, और खड़ी पाई कहता है कि हम मॉडुलस बनी, और मॉडुलस कहता है किसी माइनस को हम प्लस करेंगे तो 1 बटा 2 ही आएगा। 3 कंपनियां हैं मैथ में जो माइनस को प्लस करती है, ध्यान रखिएगा, बदाम याद रखिएगा। एक रूट, एक मॉडुलस और एक स्क्वायर, ऑलवेज गिवन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर।
हमेशा यह धनात्मक पहलू देता है। अगर 10th क्लास में आपने पढ़े हैं ऋणात्मक तो उसे भूल जाइए, कभी ऋणात्मक दे ही नहीं सकता है। जब भी देगा तब धनात्मक देगा। इसी कारण से रूट जो आगे चलकर हमने 11th क्लास में पढ़ा था, समिश्र संख्या काल्पनिक संख्या इसी रूट से आता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं कि रूट 4 को निकाला जाए तो प्लस माइनस 2 निकालेंगे, तो चलिए आइए तो 2 को यहाँ अगर 2 निकालेंगे तो अगर इसको प्लस माइनस 2 को अगर हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 आना चाहिए ना, तो 2 को प्लस में ले जाएंगे तो इसे 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस 2 को ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा और -4 का फिर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। -4 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि रूट के अंदर माइनस परिभाषित नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा अब बढ़िया से कि आप 12th क्लास में है, 11th क्लास पार कर चुके हैं, यानी समिश्र संख्या पढ़ चुके हैं। तो कभी भी रूट, मॉडुलस और स्क्वायर माइनस को डिफाइन नहीं करेगा, जो भी करेगा प्लस को डिफाइन करेगा। दिस इज यह एक ऐसा मशीन है जो आपको नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव करता है। पॉजिटिव इंटीजर ये मशीन है, माइनस को हमेशा प्लस करता है। तब यहां तक आप लोग क्लियर हो। और बाकी सबकी सभी सदस्यों को निकाल सकते हो। एक मॉडुलस का सिंबल था इसलिए माइनस को क्या किया गया, प्लस किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 4 5 काम खत्म। 6 नंबर में एक्स वाई जेड का मान निकालना, आप समझदार हो। बराबर अभी दिया गया है तो y का मान 3 हो जाएगा, z का मान y का मान 4 हो जाएगा, z का मान 3 हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा। चूंकि अचर राशि के बराबर ही होना चाहिए तब ऐसा संभव बा, न तो अदरवाइज संभव नहीं है। जैसे अचर राशि जो है वो क्रमागत 10 के साथ क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। यह अगर हम तुलना करते हैं तो यहाँ 5 प्लस z बराबर 5 तो z बराबर जो है वह 0 हो जाएगा। अब x प्लस वाई बराबर 6 और x इंटू वाई बराबर 8, तो x प्लस वाई बराबर 6 और x इंटू वाई बराबर 8, तो x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण नंबर 1 और x इंटू वाई बराबर 8 ये समीकरण नंबर 2 है। लेकिन y बराबर हम लिख सकते हैं 8 बटा में x, y बराबर हम लिख सकते हैं 8 बटा में x, y बराबर हम लिख सकते हैं 8 बटा में x। y बराबर लिख सकते हैं हम 8 बटा में x। अब यही y का मान समीकरण 1 में हम भर सकते हैं। तो ये भरिए तो x प्लस 8 बटा में x बराबर 6, तो जब गुना करा देंगे इधर लघुत्तम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x, इसको अंदर ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड को हम तोड़ेंगे तो ये तोड़ते हैं x स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ देना है कितना में कि 8 आना चाहिए, तो -4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से हम x कॉमन निकाल लिए तो x माइनस 4 और यहाँ से -2 कॉमन निकाल लिए तो x माइनस 4 बराबर 0। अब x माइनस 4 हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बराबर 0। अब बारी बारी से x माइनस 4 बराबर 0 लिए तो x बराबर 4 और यहाँ पर x माइनस 2 0 लिए तो x बराबर 2। x का 2 मान है तो y का 2 आना चाहिए। अब x का मान 4 जो है यहाँ भरेंगे हम, घटाएंगे तो y का मान 2 हो जाएगा। x का मान अगर हम 2 भरते हैं घटाएंगे तो y का मान 4 हो जाएगा। या यहाँ पर x का मान 4 भरते हैं तो y बराबर कितना 2 होगा, और x बराबर 2 भरते हैं तो y बराबर 4 होगा। तो हम क्लियर और परफेक्ट पढ़ा दिए तो 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इतना बार किसी चीज को सीखो, इतना बार बनाओ जिसमें कि कोई आपको 1% त्रुटि न रहो। अगर आप चाहते हो कि हम 1 घंटा पढ़े बिहार टॉप पढ़ जाए, यह तुम्हारा एक सपना है, सपने रह जाएगा। और चाहते हो कि हम 8 घंटा पढ़े 80% लाए तो यह हकीकत है और यह बदल सकता है और ऐसा हो भी सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फिर सेम प्रक्रिया, वही काम करना है आपको। a माइनस बी बराबर -1 ले लेंगे, a माइनस बी बराबर -1 ले लेंगे, और 2a, देखो इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें c है, 2a माइनस बी बराबर हम क्या ले लेंगे 0, 2a माइनस बी बराबर क्या ले लेंगे 0। समीकरण 1 का समीकरण 2 को हल कर दिए, माइनस प्लस माइनस कट गया, बचेगा -a बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पर a का वैल्यू भर देंगे तो क्या करेंगे यहाँ से हम कि 2a प्लस c बराबर क्या भरेंगे हम 5 भर देंगे, a का वैल्यू 1 भर देंगे तो 2a प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 5, तो c बराबर आपका आ जाएगा 3। अब c का मान जो है वह इस समीकरण में यहाँ भर देंगे तो तितरी का 9 हो जाएगा, 9 में से 13 घटेगा क्योंकि यह समीकरण जो है वह इसके बराबर है। और 9 में से जब 13 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 9 4 13,
4 बच जाएगा। तो ABCD का यहाँ से आपका मान निकल गया कि A का मान 1, B का मान 2, C का मान 3 और D का मान 4। हाँ, एक और इधर क्वेश्चन बाकी है, वो ध्यान दीजिएगा। चलिए समझिएगा, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आप क्या ले लीजिए, 9 ले लीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आप क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू होगा वह क्या काम करेगा, तो वह 9 का काम करेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो ये समीकरण 1 हो गया। x प्लस जेड बराबर क्या ले सकते हैं, 5, ये समीकरण 2 हो गया, यह समीकरण 1 हो गया। और y प्लस जेड बराबर क्या ले सकते हैं, 7, यह समीकरण आपका 3 हो गया। अब y और z का मान समीकरण 1 में भर दीजिए ना, y और z का मान समीकरण 1 में भर दीजिए ना। तो y और z का मान जैसे यहाँ पर 7 भरेंगे तो x प्लस 7 बराबर कितना, 9, इधर ले जाइएगा तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 2। तो x का मान 2 हो जाएगा। अब x का मान जो है यहाँ भर दीजिएगा समीकरण इसमें ध्यान दीजिए। तो 2 प्लस z बराबर कितना, 5, तो z बराबर कितना हो जाएगा, तो z का मान 3 हो जाएगा। अब z का मान यहाँ भर दीजिएगा तो y प्लस z बराबर 7, तो z का मान 3 है, तो y प्लस 3 बराबर 7, तो चल जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y का मान 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं आसानी से। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आगे 8 में, तो क्वेश्चन में आज क्या कर रहे हैं समझिएगा। आज में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दिया गया आव्यूह वर्ग आव्यूह हो तो क्या किया जाएगा। तो वर्ग आव्यूह में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। वर्गाकार आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स में m का मान n के बराबर होना चाहिए। तो दिया गया आव्यूह जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं। तो 9 में 3x प्लस 7 बराबर 0, समीकरण x कुछ के समान आव्यूह है। तो 3x प्लस 7 बराबर 0, तो 3x बराबर -7, तो x बराबर -7 बटा में 3, y माइनस 2 बराबर 5, तो y बराबर 7, y प्लस 1 बराबर 8, y प्लस 1 बराबर 8, तो y बराबर 7, 2 माइनस 3x बराबर 4, तो 2 माइनस 3x बराबर 4, घटा देंगे तो -3x बराबर 2, x बराबर -2 बटा में 3। तो चूंकि x का मान 2 आ गया, x का मान 2 आ गया, तो उससे मतलब नहीं कि x का मान 13 हुआ है। मतलब यह है कि हर जगह अगर x का मान भरे तो समीकरण का निकाय जो है वह सही वैल्यू देना चाहिए। LHS बराबर RHS, क्योंकि दिया गया आव्यूह क्या है, तो दिया गया आव्यूह का युग्म में समान है, यानी कि अब बराबर आव्यूह है। तो यहां पर अगर हम मान रखते हैं तब तो सही है कि 0 आएगा, लेकिन हाई -2 बटा 3 अगर यहां रख के चेक कर लिया जाए तो 3 गुना -2 बटा 3 प्लस 7 इकट्ठा देंगे तो बचेगा 5, जो कि वैल्यू कितना है 0। इसलिए मान ज्ञात करना संभव नहीं है। इसलिए मान ज्ञात करना संभव नहीं है। बहुत लोग गलती से मार देंगे, हो जाएगा समस्या। 100% सही मार के अबे 100% गलती हुई तो कब सर नंबर काट ले लग, तो नंबर ना काटी। आइए आगे सीखते हैं हम लोग। ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। जो है वो x का मान आएगा, जितना यहां भरेंगे सब में 0 आना चाहिए था, तब जाकर संभव है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर आपका आज समाप्त हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3.2 का थ्योरी, आव्यूह के संक्रिया ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जोड़ का नियम, घटाव के नियम, गुणा का नियम, ये सब चीजें उसमें हम सीखेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3 गुना 3 कोटि के ऐसे कितने कुल आव्यूहों की रचना होगी जिसका प्रविष्ट यानी सदस्य 0 और 1 है। तो हमने बताया था कि कुल आव्यूहों की संख्या बराबर, हमने बताया था आपसे, याद कीजिए कि कुल आव्यूहों की संख्या बराबर, कुल आव्यूहों की संख्या बराबर भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या, भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या पावर में कोटि का गुणनफल या कोटि,
पावर में कोटि का गुणनफल या कोटि। तो भिन्न भिन्न सदस्य कौन कौन है इसमें सदस्य, तो चेक कर लीजिए। इनमें सदस्य है कौन कौन, 0 और 1, दो सदस्य भिन्न भिन्न, यानी 0 को भी गिनेंगे तो एक ही बार कौन क्या गिनेंगे, 0 + 1 = 1। अरे बुकरबॉक 0 + 1 करें भाई, ठीक है, 0 + 1 नहीं करना, भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या, 0 को भी गिनती एक के बार, 1 का भी गिनती एक के बार, तो 1 + 1 = 2, 2 को भिन्न भिन्न सदस्य हैं, थ्योरी में हमने पढ़ाया था। बीजो नंबर 1 आप देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या, तो मेरे पास भिन्न भिन्न सदस्य क्या हुआ है, 2 है, तो 2 हो गया। पावर में कोटि का गुणनफल, किस कोटि का बनाना है, तो 3 × 3 कोटि का, मतलब पावर में क्या हो जाएगा आपके पास, तो पावर में हो जाएगा आपके पास 9। अब 2 के पावर 9 = 512। कैसे, अरे 512 कैसे सर, 2 के पावर 9, 9 दूनी का 18। अरे तेज का 2 के पावर 9 का मान भाई 2 × 2 × 2 × 9 टाइम, यानी कि 512। तो यहां तक था आपका 3.1 का सलूशन, और इसी तरह से हम पूरा साल हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। अभी आप लोग का वीडियो जा रहा है, आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में लाइव सेशन जो है वह स्टार्ट हो जाएगा। लाइव सेशन का टाइमिंग जो है वह 8 बजे रहेगा, यह फिक्स कर लीजिए। लाइव सेशन का टाइमिंग आपके 8 बजे रहेगा, इसे आप फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जब भी लाइव पढ़ाएंगे तो 8 बजे पढ़ाएंगे, कि सुबह आपके 6 बजे से लेकर और शाम 7 बजे तक ऑफलाइन मेरा क्लास रहता है। तो मैं इसके पीजी आप लोग से विदा लेता हूं, और आशा करता हूं कि जहां भी होंगे खुश रहे और मस्त रहे, और इसी तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे और तरक्की करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ना सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जिससे हम बेहतर से बेहतर अपने लाइफ को, अपने समाज को, अपने बिहार को, अपने भारत को, पूरा विश्व में आगे ले जा सकते हैं। अगर एक इंसान शिक्षित हो तो अपने घर को शिक्षित कर सकता है। इसलिए हमें पहले शिक्षित बनना है, न कि हमें धनिक बनना है। अब शिक्षित होइएगा ना तो 2 रुपये रहेगा ना तो उसमें आप काम चला लीजिएगा। तो शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। थैंक्स।